हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया हुआ है एंड उसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं और जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। कुछ रह गए थे, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके बाकी के जो डेफिनेशंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जिसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। अब ये कैसे दिखता है तो पहले वो देख लेते हैं। तो ये जो फिगर आपको दिखाई गई है ये एक वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है। ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ये इसी को ही बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग यहां पर एक वेसल होता है, मतलब इसके थ्रू करंट आपका पास नहीं करेगा। इसके अंदर फिर डाला जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था ना बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट उसको कहा जाता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो आयंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड को बेटा हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एक को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज और इसको कहा जाता है एनोड, और इसको मैंने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव के साथ और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और इसको कहा जाएगा कैथोड। सिंपल। बाकी देखो लेबलिंग देख लीजिए ध्यान से। तो ये पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये पूरा कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर के सॉल्यूशन को कहा जाता है। डन। अब आ जाती है बेटा इसकी डेफिनेशन की बात। जो मैंने बताया है वही है आपका। अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है एक नॉन कंडक्टिंग वेसल जिसके अंदर विच कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स इमर्जिंग इन ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। देखो आप भी अच्छी तरह जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, उसमें करंट को पास किया जाता है। जैसे करंट आपका पास करता है उसमें केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसके अंदर केमिकल चेंज लेके आ रहा हूं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनर्जी का कौन सा कन्वर्जन टेक प्लेस कर रहा है तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी जो है यहां पे टेक प्लेस कर रही है। और यही मेरी यहां पे दूसरी स्टेटमेंट भी है। कहते हैं इट कन्वर्ट्स योर केमिकल एनर्जी टू केमिकल नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। क्लियर। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके अपने कैमरे के लिए किसी सेल को चार्ज करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो ना। अब उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपकी अगर बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज होने का मतलब होता है कि उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है। और जब आप उस बैटरी का इस्तेमाल करते हो अपने कैमरे के अंदर तो क्या होगा, आपका जो कैमरा है वो काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी उस सेल के अंदर अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका बेसिकली पर्पस यही है कि हमने केमिकल एनर्जी को स्टोर करना, या मैं ये भी कह सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसके अंदर केमिकल चेंजेस को टेक प्लेस करना। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल उल्टा। जैसे अब देखो मैंने पिछले वाला जो आपको बताया था, क्या था पिछले वाला, ये वाला। अब इस वाले के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल में कन्वर्ट होती है, राइट। तो अगर एक ऐसा सेल मैं बनाऊं जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो बस उसको कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बहुत दो और बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक सिंपल वोल्टिक सेल। देखिए नॉन कंडक्टिंग कंटेनर आपको दिख रहा होगा, एक जिंक और एक कॉपर का जो स्ट्रिप है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला जाता है, जैसे हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें डाल दीजिए और जब आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा आपका। ज्यादा नहीं, जितना मर्जी, डिपेंडिंग अपॉन कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये डेवलप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपको, क्योंकि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारे पास दैट इज सिंपल वोल्टिक सेल। और जो दूसरा आप देख रहे हो यहां पर, इसको कहा जाता है डैनियल सेल। ठीक है। अब इस डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, वोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, ये अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके देखेंगे, बट अभी कुछ नहीं है इसके बारे में। सिर्फ एग्जांपल्स मुझे आपको देनी थी, वो मैंने आपको यहां पे दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड्स। एग्जांपल आपके सामने ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो दो आप यहां पे देख रहे हो, इन दोनों में से एक को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव के साथ, दूसरे को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव के साथ। तो आप एक बात तो शायद अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि आपके पास बेसिकली यहां पर देखा जाए तो दो तरह के आपके पास यहां पे क्या होते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है।
जो सबसे पहला इलेक्ट्रोड आप यहां पे देखोगे जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड होता है, आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, इसको हम कहते हैं बेटा एनोड। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज्ड होता है वो आप देख ही सकते हो, वैसे तो मैं आपको अलग से बस लिख के दे रहा हूं, उसको कहते हैं बेटा अपना कैथोड। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लीज समझे, जब कभी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है जब आयंस में टूटता है तो वो एक होता है बेटा पॉजिटिव आयन और एक होता है आपका नेगेटिव आयन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे H2SO4 है, अगर आप इसको स्प्लिट करते हो आयंस के अंदर तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास दैट इज 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आयन की स्प्लिटिंग समझाई थी मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है आपका नेगेटिव आयन, और ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम यहां पर बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज्ड आयन है इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, अब आप खुद समझदार हो बेटा, आप इन बातों को समझते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैटायन मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हमेशा याद रखें कैटायन किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। सी सी याद रखें, सी सी, सी टू सी। तो कैटायन हमेशा जाता है बेटा कैथोड की तरफ, और एनायन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस है कहां जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एनायन जाता है एनोड की तरफ। एनायन कहां जाता है, एनोड की तरफ। तो A टू A, C टू C, ये आपने बेटा हमेशा याद रखना है। बाकी कई लोग यार याद करने के अपने अपने तरीके निकालते हैं, जैसे एनोड है, एनोड को बेसिकली यहाँ पे मतलब एडिशन की तरह याद रखते हैं कि भाई इसमें ऐड होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है ना, आराम से आप ये कर सकते हो। हाँ, एक बात जो इसमें देखने वाली है, जो समझने वाली है, वो यही है बेटा, क्योंकि आपका जो कैथोड है वो एक नेगेटिव चार्ज कैथोड है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, मेरा कैथोड। और यही इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस एनोड के अंदर जाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यार हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा ये मेरा कैथोड है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है और ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोलाइट से ले जाने वाला कौन है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास एनोड, क्योंकि एनोड मेरा पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले जाता है इसको। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें जो थी वो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी इलेक्ट्रोड को लेकर। हाँ, बाकी मन में अगर आपके बात आती है कि सर डिफरेंस क्या है एक नोड का या कैथोड का, तो प्रॉपर डिफरेंस के साथ मैं आपको भी वो समझा देता हूं। ठीक है, आर्टिकल्स बहुत सिंपल होते हैं, इतना कोई मुश्किल होता नहीं है, आपको बस बेटा समझना है कि कैसे इस चीज को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास यहां पे आता है एनोड। देखिए एनोड की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको मेरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है और इसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है। दूसरा, अनायंस जो है वो एमर्ज करते हैं, माइग्रेट करते हैं सॉरी हमारे एनोड की तरफ, और जो कैटायंस है वो माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। अब मुझे आप ना सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, आगे जाते ही मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पूरे डिटेल में समझाने वाला हूं, और वहां पे मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा कि एनोड को क्यों कहा जाता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग मेरे पास इलेक्ट्रोड है, और कैथोड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या क्या रीजन है मतलब इसको एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कहने का। बेसिकली बात तो देखो वही चीज है, कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक को ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कहा गया है और एक को आपका रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कहा जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल में बेटा इसको थोड़ा सा आगे जाके समझाने वाला हूं, थोड़ा सा आप टाइम देखिए, इसको एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने आयंस की। देखो आयंस क्या होते हैं, आयंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, या तो ये एक एटम होता है या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। ठीक है, जिन पे क्या होता है बेटा, कोई चार्ज। एग्जांपल के तौर पे देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एल्यूमिनियम है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 पॉजिटिव है, तो ये क्या बन गया बेटा, मेरा एक आयन बन गया। सोडियम की बात करता हूं पॉजिटिव, तो ये क्या है, मेरा एक आयन हो गया। अच्छा, ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, जैसे सल्फेट आयन,
सल्फेट आयन क्या है बेटा, ये मेरा एक ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि उसमें दो एटम्स है बेटा, एक तो मेरे पास सल्फर है, दूसरा मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चाहे चार्ज हो, चाहे आपके पास सिंगल एटम हो उसके ऊपर कोई चार्ज हो, तो उनको बेटा हमारे पास आयंस कहे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको कैटायंस कहा जाता है। बाकी देखिए, कहते हैं कैटायंस और पॉजिटिवली चार्ज आयंस बता चुका हूं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज आयंस बेटा, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑब्वियस है कैटायन जो है कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्वियस उसकी तरफ भागेगा। और अगर एनायंस की बात करता हूं तो एनायंस क्या होते हैं आपके, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, एनोड पॉजिटिव होता है तो उसकी तरफ वो भागता है। इसके अलावा अब ध्यान से देखना बेटा मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जो कैटायंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव क्या करता है, कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करता है, और गेन करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और क्योंकि कैथोड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए उसको रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हमारे पास एनोड की बात। एनोड क्या है बेटा, एनोड हमारा ऑब्वियस है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन मेरे पास कहां जाएगा बेटा, ऑब्वियस है अपने एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड को दे देगा, जिससे वो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो देखो बेटा, ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब यही होता है, दैट मींस अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना, और रिड्यूसिंग का मतलब क्या, रिड्यूस्ड होने का मतलब क्या होता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना। ठीक है, सो आई होप ये दो बातें समझ आ गई, क्योंकि उसको लिंक मिल गया होगा पिछले वाले के साथ भी। बाकी रह गए बेटा एग्जांपल्स, आपके सामने पता ही है, Ca2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम, सोडियम, है ना, यहाँ पे फॉस्फेट आयन हो गया, फॉस्फाइट आयन हो गया, उसके बाद सल्फेट आयन हो गया, हमारे पास क्लोरीन हो गया, एंड OH हाइड्रोक्सिल आयन है, ये सब बेटा इसी के पार्ट होते हैं। सो देखिए, अब हमने बात करनी है बेटा अपने ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हमारा जो एटम है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करने से बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। सिंपल बात। सो ऑक्सीडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, आपको पता है मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा तभी आपको ये बातें समझ में आती हैं। सो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि बेटा मेरे पास जिंक है, ठीक है, जिंक है। अब इस जिंक में से, अब जिंक के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूंगा, तो ऑब्वियस है बेटा मेरे पास क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बन गया। तो यहां पे जिंक के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिंक की ऑक्सीडेशन का यहां पे मतलब होगा कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जिंक ने। अच्छा, सोडियम। अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए, तो क्या बन गया आपके पास, Na पॉजिटिव। तो मतलब सोडियम का भी ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होना। और उसके बाद ये देखिए फेरस है, फेरस आयन है। अगर इसमें से मान लीजिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, तो ऑब्वियसली ये फेरिक आयन बन जाएगा, मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन जो है ये आपका बन जाएगा। तो एक एग्जांपल आपको वो दे दी, जब आयंस में से भी हो सकता है, तो आयंस भी ऑक्सीडेशन हो सकती है आयंस के अंदर, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, देखो समझने वाली बात है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव, आपने पता क्या करना है यार, अगर आपको कोई इक्वेशन है और आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो देखकर डिसाइड कर सकते हो किसमें आपका ऑक्सीडेशन है, किसमें आपका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ऑब्वियस है, इससे उल्टा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास ये है। अब ऑब्वियस है ना, अगर इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूंगा, तो आपको पता है बेटा कि इसकी जो वैलेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो ध्यान रखें इस चीज के बारे में। तो इसमें काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल लेते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा तो ऑब्वियस है मेरे पास एक एटम जो है, सल्फर एटम जो है वो मुझे मिल जाएगा। सो इस तरीके से बेटा आपने देखना होता है ऑक्सीडेशन के बारे में। अच्छा, एक बात और बताऊं, कभी कभार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए, कितने लूज किए, वो हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम
कुछ और चीज देखते हैं, और वो क्या देखते हैं कि एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर या किसी रिएक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम ने ऑक्सीजन गेन तो नहीं किया या हाइड्रोजन लूज तो नहीं किया, क्योंकि उससे भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपका ऑक्सीडेशन है, कौन सा आपका रिडक्शन है। देखिए क्या है, एक ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस भी है आपका जिसके अंदर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस करता है। तो जिस पर्टिकुलर एटम के साथ या तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो समझ जाना उस पर्टिकुलर के साथ ऑक्सीडेशन आपकी टेक प्लेस हो गई है। एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, आपको पता ही है कि बिना एग्जांपल से ये चीजें समझ में नहीं आती। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, अब इस कार्बन के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड करूं तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा। अब देखिए कार्बन जो है, बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जो कार्बन है उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मतलब कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है कार्बन के अंदर टेक प्लेस करी है। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो जब हम इनको मिलाएं तो क्या बन गया बेटा आपके पास, MgO। तो यहां पे डबल आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब H2S है, अब H2S को ना जब भी हम क्लोरीन से ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में H और Cl आपस में कंबाइन हो जाता है और सल्फर जो है अलग हो जाता है, मतलब ट्वाइस ऑफ HCl बन जाएगा प्लस सल्फर आपका अलग से क्रिएट होता है। आप देख सकते हो कि पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था और अब सल्फर अकेला है, तो मतलब देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो इसका मतलब है कि क्योंकि इसके अंदर रिमूवल हुई है हाइड्रोजन के अंदर, तो मतलब इसके अंदर भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो बेटा बस इस पर्टिकुलर सिंपल तरीके से ये देख लो यार किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है या किसी के कोई पर्टिकुलर होगा यार जिसमें से हाइड्रोजन निकला हो, तो समझ जाना बेटा कि वो आपका ऑक्सीडेशन होता है। सो देखिए बेटा इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको लेकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर आपने ये देखा कि कार्बन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को ले रहा है और जो ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करे उसका मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन बेटा ऑक्सीजन ही तो है ना जिसने इसको अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो जो अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम एंड O2 में ये जो O2 है ये मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वो जो आपको चीजें प्रोवाइड करे। अब देखिए एक मैं सिंपल से आपके सामने एक एग्जांपल को शेयर करता हूं, जैसे कि इस पर्टिकुलर के अंदर क्या हो रहा था कि जिंक, सोडियम, आयरन, सल्फर ये क्या कर रहे हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो इसके अंदर हो गई ऑक्सीडेशन। लेकिन बेटा जो ये लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई तो इसको गेन कर रहा होगा, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इन लूज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उनको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अपने साथ वालों को ऑक्सीडेशन करने में। अच्छा हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से भी समझें प्लीज। अब इसने अपने हाइड्रोजन को लूज किया तो इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन क्लोरीन ने हेल्प करी है इस हाइड्रोजन को रिमूव करने में, तो इसलिए जो यहां पे जो क्लोरीन है वो बन जाएगा बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात करते हैं, कहते हैं कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, ठीक है, और बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन भी आप यहां लिख सकते हो, और बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन। सो इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है बेटा। एक होता है आपका ऐसा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है, उसके साथ वाला जिसने उसकी हेल्प करी है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर तीन फॉर्म के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ना, रेड लेड या लेड डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल, एटलीस्ट एक और दो एग्जांपल याद रखो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा लिक्विड के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये सब इसके बेटा एग्जांपल बन जाते हैं। गैसियस स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन, अभी आपको दिखाया था ऑक्सीजन के साथ कार्बन प्लस ऑक्सीजन मींस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन क्या था आपका एक गैसियस स्टेट के अंदर था और ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड करी थी मेरे कार्बन को, तो ऑक्सीजन क्या बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उस तरह ओजोन, क्लोरीन, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था H2S प्लस क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन ने क्या किया था H2S में से हाइड्रोजन को खींच लिया था, तो क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को खींचा और उसने किया वो क्या बन गया खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने हेल्प करी है H2S में से हाइड्रोजन को निकलने में। क्लियर, तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया, तो आई डोंट थिंक रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑक्सीडेशन में क्या था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना। और ये देखो पहले पढ़ लेते हैं, कहते हैं रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एन एटम्स और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैंने आपको कितनी सारी एग्जांपल बेटा उसकी दी हैं जैसे ऑक्सीडेशन की, तो वैसे ना रिडक्शन की भी कई सारी एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो देखिए बेटा सबसे पहली बात, मेरे पास मान लीजिए कॉपर, ठीक है, यहां पे 2 पॉजिटिव है, ऑब्वियस अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो बेटा क्या बन जाएगा ये आपका Cu। अच्छा ठीक है बात, अब मैं आपको ना 2-3 बातें वो जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा समझना बेटा जब मैं क्लैरिटी में आऊंगा उसके बारे में। ओके सो अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पे आयरन की, ये फेरिक आयन है आपके पास, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड करूं तो ये फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा बेटा आपके पास। उसी तरह अगर मैं टिन ये लेता हूं बेटा और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो ऑब्वियस है डेफिशिएंसी 2 की और मैं 2 प्रोवाइड कर दूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा मेरे पास। सल्फर के अंदर वही अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा सल्फर 2 नेगेटिव। तो बेटा ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन का। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, जब हमने सेल के बारे में स्टडी किया तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस है कैथोड। कैथोड क्या है नेगेटिवली चार्ज है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कहा गया है, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर आयन के रिडक्शन में हेल्प कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है एक तरह से आपका। और अगर मैं एनोड की बात करता हूं, एनोड क्या था पॉजिटिवली चार्ज, उसका काम क्या था, उसका काम था कि नेगेटिव चार्ज आयंस में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, इसलिए वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड और कैथोड में किसको रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एजेंट क्यों कहा गया है। क्लियर, तो समझो बात को, और इसलिए हर एक के पीछे का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री ऐसी नहीं कि कुछ भी याद करते जा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है और उनको एनालाइज और समझा गया है कि ऐसा क्यों होता है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस थिंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। अब देखिए इसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को वो गेन करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो इसमें उल्टा कर दो, क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को गेन करेंगे। एग्जांपल मैं दूंगा आपको यार, बहुत एग्जांपल दूंगा। जैसे कि देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, CuO, ठीक है जी। अब पता क्या बात है, जब आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को अपने अंदर कंबाइन करके पानी बना लेता है H2O, और साथ में बेटा ऑब्वियस है कि आपका जो कॉपर है वो रह जाएगा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है तो इसका मतलब इसके अंदर रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है। और इसके साथ एक चीज और बता दूं, खत्म करूं बात को साथ के साथ ही, क्योंकि हाइड्रोजन ने इसकी हेल्प करी है ये करने में, तो क्योंकि हाइड्रोजन ने उसका ऑक्सीजन खींचा है ना, उसने को रिमूव करना था, इसने उसकी हेल्प करी है करने में, तो इसको बोलेंगे यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ना कंफ्यूजन ना हो तो एक बात और बताओ, समझोगे। देखो माना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन तो किया है ना, तो क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो गई, ऑक्सीडेशन जो है इसमें टेक प्लेस हो गई। और दूसरी बात समझना प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना, समझना है,
कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था H2 को, तो जो प्रोवाइड करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब ये क्या बन गया आपका, ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ना, पूरी कहानी को समझो, इतना कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से मिला तो कॉपर और H2O तैयार हुआ। अब कॉपर ऑक्साइड क्या कहता, कॉपर ऑक्साइड कहता है यार देखो, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कहता कि यार कॉपर ऑक्साइड, तेरे से मैंने ऑक्सीजन को ले लिया है तो मतलब मैं तेरा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मतलब मैंने तेरे को रिड्यूस कर दिया यहां पे, ठीक है, तेरे से ऑक्सीजन ले लिया। बट कॉपर ऑक्साइड कहता ठीक है, तूने मेरा ऑक्सीजन लिया बट एट द सेम टाइम मैंने तेरे को प्रोवाइड भी किया है। तो हाइड्रोजन कहता है कि तूने मुझे अगर ऑक्सीजन दिया है तो मैं बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ लेकिन मेरे साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया है, कॉम्बाइनेशन हो गई है, तो मैं मेरे अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो गई है। तो कार्बन ऑक्साइड ये बोलता, ये कॉपर ऑक्साइड बोलता ठीक है, मैं तूने मेरा ऑक्सीजन लिया, समझ गया, मेरे अंदर रिडक्शन होगी, बट एट द सेम टाइम मैंने तुझे अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड भी किया है, तो मैं क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो पता क्या होता है, ये बात समझो, रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में ही ऑक्सीडेशन होती है, और जिसमें रिडक्शन होती है वो खुद अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई होप ये सब समझ में आ गया, अब इसको ज्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा। अब इसके अलावा बेटा देखो ZnO, अगर जिंक का भी एग्जांपल है, अब इस केस में बेटा कार्बन यूज किया जाता है। अब कार्बन क्या करता है कि जब इससे कंबाइन होता है तो कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बेसिकली, और ये जो Zn है ये प्रोवाइड होता है। अब खुद देखो, इसने क्या किया, ऑक्सीजन यहां से छीन लिया क्योंकि इसने ऑक्सीजन छीना है तो ये बन गया बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इसमें अटैच हुआ है तो ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। जो Zn है उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो इसके मतलब इसमें रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसने एट द सेम टाइम ऑक्सीजन कार्बन को प्रोवाइड करी है, तो मतलब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये हो गया है। तो इस तरीके से बेटा इस चीज को समझा जाता है। इजी बहुत है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट हाँ एक बात देखो, अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या हो रही है और क्यों हो रही है, तभी आप ये कर पाते हो। ठीक है, तो ये मैंने बात करी बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन के रिलेटेड भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको वो दिया था क्लोरीन। अब H2S, अब मैं इस तरह भी करूंगा, ऐसा भी होता है, क्लोरीन के अंदर H2S को ऐड कर दें तो क्या होता है, सल्फर प्लस आपका ट्वाइस HCl जो है प्रोड्यूस हो गया। अब आप खुद सोचिए, देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन के अंदर उसने हाइड्रोजन अपना ऐड कर दिया, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन इसमें ऐड किया तो इसमें तो होगी रिडक्शन, ऑब्वियस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है, लेकिन क्योंकि इसने प्रोवाइड किया है तो ये हो गया मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एट द सेम टाइम क्योंकि इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है, इसका मतलब है इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। और क्योंकि यहां पर इसने इसके हाइड्रोजन को अपने अंदर मतलब ऐड किया है तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं यार, आराम से आप ये कर सकते हो, कोई मुश्किल में बात नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूं, जैसे कि हमारे पास है क्लोरीन प्लस अमोनिया NH3 का, तो जब आप कंबाइन करते हो बेटा यहाँ पे बनता है N2 प्लस HCl। ठीक है, अब ऑब्वियस है क्लोरीन और इसके अंदर 6 का फर्क डालना पड़ेगा, 6 3 दूनी 6 मल्टीपल बनना आसान है इसमें से, तो 2 और 3 यहाँ कर देता हूं तो N2 हो गया, हाँ सब बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ने इस बार अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, क्लोरीन ने ऐड किया है तो उसमें रिडक्शन हुई है। बाकी वो एजेंट की मैंने बातें ऑलरेडी आपको बता दी हुई है, क्लियर है। बाकी डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जान लीजिए। मैं बता चुका हूं बेटा कि एक रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि कैथोड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दूसरा बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल्स हैं बेटा, ऑफ कोर्स इसकी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे वहां पे थे ना 3 एग्जांपल सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में, उस तरह इसमें भी है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं सॉलिड्स की, इसमें अंदर जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम ये सब ले सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आया था लिक्विड, लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका इस्तेमाल उसमें भी था, इसमें भी यूज कर सकते हैं बेटा हम अपना। गैसेस की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये जितनी भी डेफिनेशन थी, जितनी भी एग्जांपल थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी और साथ ही साथ जो एग्जांपल्स थी टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो सब समझ में आपको आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।